हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट या ये थ्योरी देने वाले एडम स्मिथ ही है, जो बिलोंग करते हैं स्कॉटिश इकोनॉमिक्स या स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। एडम स्मिथ ये 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट रहे हैं। एडम स्मिथ का टाइम पीरियड रहा है 1723 टू 1790। 1723 टू 1790 वो बिलोंग करते थे स्कॉटिश इकोनॉमिक्स। उनकी कंट्री थी स्कॉटलैंड। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है और उनकी इस सोच को ही देखे तो वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बन गए थे। एडम स्मिथ ने अपने लाइफ में 2 बुक इम्पोर्टेंट दिए हैं। उसमें से फर्स्ट है जो 1759 में पब्लिश हुआ था, वो था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ये बुक में जो मेंशन है वो बेस्ड था चैरिटी और ह्यूमन एथिक्स पे, और उसके कई सालों बाद उन्होंने 1776 में जो एक किताब लिखी थी, जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, ये तो माइलस्टोन बन गया था, जिसे हम इन शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। इसका फुल नेम है An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nation। हम इसे इन शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। एडम स्मिथ के इस जो सोच है उसे डेवलप होने से पहले जो डॉक्ट्रिन यहाँ पे रूल कर रहा था वो था मर्केंटाइलिस्ट डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन ये कहता था, यहाँ पे प्रमोट करता था एक्सपोर्ट को, बट इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता था। तो ये डॉक्ट्रिन प्रमोट करता था एक्सपोर्ट को और रेस्ट्रिक्ट करता था इंपोर्ट को। किसी अपनी कंट्री का जो एक्सपोर्ट होगा वो चल सकता है, बट अपनी यहाँ पे अदर जो कंट्री है वहाँ से कुछ भी गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट करना यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करती थी। जो मर्केंटाइलिस्ट डॉक्ट्रिन था ये 150 ईयर से यहाँ पे रूल कर रही थी, बट बदलते समय के साथ, और ये एडम स्मिथ के आने से पहले ये
जो डॉक्ट्रिन थी वो डिक्लेन करना उससे भी पहले शुरू कर दी थी। बदलते समय के साथ साथ जो रूल्स था या पॉलिसी थी, वो जो सोशल ऐसी पॉलिसी यहाँ पे सूटेबल नहीं हो रही थी, उसमें चेंजेस आना ज़रूरी थे। और उसी के साथ जब एडम स्मिथ यहाँ पे आते हैं तो उनकी जो एक्सपीरियंस और उनकी सोच यहाँ पे डेवलप करने के लिए, यहाँ पे इकोनॉमी किस तरह से ग्रोथ हो सके, ये नई नई सोच आगे आने चालू हो गए थे। तो इसी के साथ मर्केंटाइलिस्ट डॉक्ट्रिन यहाँ पे डिक्लेन होगी और यहाँ पे फिनिश होती है। और एक नया जो इरा है वो एडम स्मिथ के साथ साथ यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थिंकिंग है यहाँ पे ग्रोथ या राइज होने स्टार्ट हो गई थी। तो इसी के साथ एडम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, इसमें कुछ अजम्पशन है। इस अजम्पशन को लेके ही ये कॉन्सेप्ट बना है। तो उसमें ये पॉइंट्स दिए हैं, उन्हों समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन है, सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट है, थर्ड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को यूज़ किया है, फोर्थ है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। उन्होंने कहा है अगर कोई भी काम में अगर स्पेशलाइजेशन अगर होता है तो उसमें टाइम सेविंग बनती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई भी गुड्स एंड सर्विस की लेन देन करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट को कॉस्ट आता है वो ज़ीरो होता है। उन्होंने यहाँ पे जो पॉइंट दिया है 2x2x1 मॉडल, ये मॉडल कहता है यहाँ पे 2 जो है वो 2 कंट्री को बिलोंग करेगा, जो 2 है वो 2 कम्युनिटी को एक्सप्लेन करेगा, और जो 1 है ये 1 फैक्टर ऑफ लेबर को एक्सप्लेन करता है। उसके साथ हमारा नेक्स्ट है लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। एडम स्मिथ ने जो प्रोडक्शन फैक्टर है उसमें सिर्फ लेबर को इम्पोर्टेंस दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेबर आर द होमोजीनियस। जितने भी लेबर है वो उनकी सभी स्किल या उनकी जो वर्क करने की स्टाइल है, वो उनका टाइम स्पेंड है, वो सभी ही लेबर का होमोजीनियस है, एक जैसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री ट्रेड है। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए कुछ भी यहाँ पे पाबंदी नहीं है, जो ओपन यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे यूज़ की गई है। और नेक्स्ट और लास्ट वाला हमारा पॉइंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द परफेक्टली मोबाइल विद द ईच कंट्री बट परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द 2 कंट्रीज़। इन्होंने जो फैक्टर कहा है वो है मोबिलिटी। कंट्री के अंदर ये मोबिलिटी है, बट दूसरे कंट्री में यहाँ पे जाने के लिए वो मोबिलिटी नहीं है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि एडम स्मिथ का जो व्यू है वेल्थ ऑफ नेशन का किस तरह से है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल लॉ। एडम स्मिथ अपने इस कॉन्सेप्ट में वेल्थ ऑफ नेशन में जो उन्होंने बिलीव किया है नेचुरल लॉ को, उन्होंने कहा है कि हमारी लाइफ में जितने भी चेंजेस होते हैं और हमारे लाइफ में किसके भी इंटरफेरेंस के अलावा अगर कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंज करने का राइट सिर्फ नेचर के पास ही होता है, और ये नेचर ही हमारी लाइफ और सूटेबल बनाता है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे लाइफ में जितने भी अननोन चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस सिर्फ नेचर के द्वारा ही होते हैं, और ये नेचर ही हमारे ह्यूमन लाइफ में चेंजेस लाता है। तो हमारे लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और जो हम उसे बिल्ड करते हैं, और इससे हमारी जो सेल्फ लाइफ बेटर होने की जो पीछे किसी का अगर हाथ होता है तो वो होता है सिर्फ नेचर का। तो उसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो हमें हमारी अपॉर्चुनिटी ढूंढने में या हमारी अपॉर्चुनिटी बनने में या हमारी इमेज हमारे सोसाइटी में बनने के लिए जिसका भी हम यूज़ करते हैं या हमारे जो रिसोर्सेस है, इस रिसोर्सेस हमें जो मिलते हैं वो सिर्फ हमें नेचर्स के साथ ही मिलते हैं, और नेचर में जो हमें मिलेगा वही हम हमारे लाइफ को और भी बेटर बनाने में लगे हुए होते हैं। तो ये जो इनविजिबल हैंड जो यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट कहा है, यही कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में हमें दिखाई तो नहीं देता है, बट ये अनदेखे हुए अनसीन हैंड ये चेंजेस लाता है और हमारी लाइफ और भी बेटर बनाने में हेल्पफुल हमें बनाता है। ह्यूमन लाइफ को
और भी बेटर करने के लिए उन्होंने जो कहा है कि उसे फ्रीडम मिलना ज़रूरी है और ये फ्रीडम से ही वो अपनी सेल्फ वेल्थ बनाता है। ह्यूमन लाइफ अपनी सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम जितना भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगा हुआ होता है और इससे ही वो अपनी वेल्थ बनाता है। हर कोई इंसान को ये नज़रिया होता है कि अपना प्रॉफिट किस तरह से कमाए और अपने लाइफ में क्या क्या करना ज़रूरी है, ये वो सेल्फ बिल्ड ही करता है। और हर कोई अगर इंसान ये अपनी प्रॉफिट कमाए तो इससे भी सोशल वेलफेयर क्रिएट होता है और ये फ्रीडम लोगों को मिलना ही चाहिए, इसे यहाँ पे फोर्स करते हैं एडम स्मिथ। और जो फ्रीडम है इससे ही लोग अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसे वो बिलीव करते हैं। उसी के साथ उन्होंने लेज़र्स फेयर इस पॉइंट को भी यहाँ पे सपोर्ट किया है, जो अपनी ज़िंदगी में लेज़र फेयर किसी के इंटरफेरेंस के बिना भी जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होना चाहिए, इससे लोग अपनी यहाँ पे ग्रोथनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे हमें नेचुरल लॉ में मिलते हैं, जिसे उन्होंने इनविजिबल हैंड ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट बनता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के बनने के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं y इज़ फंक्शन k l n। ये इक्वेशन उन्होंने दिया है। ये इक्वेशन हमें कहता है y ये यहाँ पे इनकम है, f यहाँ पे फंक्शन है, k यहाँ पे कैपिटल है, l यहाँ पे लेबर है और जो n है ये यहाँ पे लैंड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए उन्होंने लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी इतने बहुत सारे फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया है। बट इसमें सिर्फ जो लेबर है इसे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो लेबर अपनी जो स्किल है इसे यूज़ करके प्रोडक्शन को और भी बेहतर बना सकता है। और उसके बाद अगर उन्होंने किसी को इम्पोर्टेंस दिया है फैक्टर को तो वो था कैपिटल। लेबर के बाद कैपिटल को सेकंड पॉइंट पे उन्होंने रखा है, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन बनने की वजह से ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को और भी जो ग्रोथ मिलती है वो सिर्फ कैपिटल से ही मिलेगी, इस तरह से उन्होंने कहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवीज़न ऑफ लेबर। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर लेबर के डिवीज़न अगर कर दिए जाए, नॉन स्किल, स्किल, सेमी स्किल, अगर इन लोगों के लेबर की जो अगर कर ले या उन्हें डिवाइड कर ले तो इससे हमें स्किल वाले और नॉन स्किल, सेमी स्किल ये जो लेबर है वो किस तरह का अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं ये हमें मिलता है। और ये करने से ही हमें अपनी ग्रोथनेस और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसी के साथ वो कहते हैं कि अगर डिवीज़न अगर कर ले लेबर का तो और हर किसी को अपनी अपनी यहाँ पे अगर वर्क बांट दिया जाए, अगर एक काम पूरा करने के लिए हर डिवीज़न यहाँ पे क्रिएट कर ले लेबर का, तो वो अपने जो काम करने की टेक्निक है उसे भी और बेहतर कर सकते हैं। उसी के साथ एक ही काम करने के लिए एक जो पर्सन है या एक लेबर है वो पूरा करने के लिए हर जो डिवीज़न को अगर एक ही पर्सन को दे तो वो परेशान हो सकता है। बट एक ही काम को डिवीज़न में डिवाइड कर ले तो और लेबर को वो काम का यहाँ पे उनको जिम्मेदारी दे तो वो और भी बेहतर कर सकते हैं और इससे प्रोडक्शन लेवल और भी बढ़ सकती है। ऐसा एडम स्मिथ ने अपने इस डिवीज़न ऑफ लेबर में एक्सप्लेन किया है। तो वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका जो ओरिजिन है वो सिर्फ है डिवीज़न ऑफ लेबर से ही। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ती है और स्किल और भी डेवलप होने में हेल्प होती है।
अगर लोगों के पास एक ही काम करने का अगर दे जाए तो लेबर उनसे और भी सेविंग जो टाइम है वो टाइम सेविंग और भी बड़ी कर सकते हैं, और इससे आगे जाके न्यू टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बिल्ड हो सकती है, और इससे भी और जो ग्रोथनेस है प्रोडक्शन का वो भी बढ़ सकता है। एडम स्मिथ का दावा है कि अगर प्रोडक्शन लेवल अगर रुकने की वजह बनती है तो वो होती है कैपिटल कम होने की वजह, ना कि यहाँ पे लेबर कम पड़ता है। अगर लेबर को और भी यहाँ पे उनकी जो वेजेस है बढ़ा के दी जाए तो वो और भी टाइम या अपनी वर्क बढ़ा सकते हैं। तो उसी के साथ वो कहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये डिपेंड होता है साइज़ ऑफ मार्केट। अगर मार्केट बड़ा है तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ द लेबर का जो एक्सपेंड है वो भी बढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ वो कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड ये भी अहम रोल यहाँ पे निभाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये ट्रेड का जो करने का कॉन्सेप्ट है उसे उन्होंने इम्पोर्टेंट दिया है, तो इससे भी उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्यूमुलेशन या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास जो कैपिटल होता है वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे ही वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। और जो ये डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डिपेंड होती है कैपिटल मार्केट पर ही। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों भी टाइम वर्क करती है, तो इससे ही इन्वेस्टमेंट होती है, और इससे इन्वेस्टमेंट होने के साथ साथ लोगों को जॉब मिलती है, लोगों का प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों का कंजप्शन भी बढ़ेगा, और इससे मार्केट में ग्रोथनेस बढ़ने में हेल्प होती है। अगर यहाँ पे देखें जो सब्सिस्टेंस वेज रेट है ये फुलफिल लोग अपने सिर्फ बेसिक नीड पूरी करते हैं। जो सब्सिस्टेंस वेज रेट है ये उनकी जो सेविंग है वो नहीं होती है, वो अपनी पूरी वेजेस अपने बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे सब्सिस्टेंस वेज रेट अगर बढ़ता है तो ये बढ़ने की वजह होती है कंपटीशन मार्केट में बढ़ना। जो कैपिटलिस्ट है उनमें कंपटीशन बढ़ता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए यहाँ पे लोगों की वेज रेट बढ़ाते हैं, और उससे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे हेल्पफुल होता है। अगर इसके भी अपोजिट अगर ये हम मान ले कि जो सब्सिस्टेंस वेज रेट है अगर ये गिरता है या कम होता है तो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी गिरेगी। तो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करने की वजह से लोग अनमैरिड रहते हैं। इससे क्या होगा, तो सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पे घटता है। तो इसी के साथ जो कैपिटलिस्ट है वो अपनी प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा करते हैं, और इससे कंपटीशन भी बढ़ता है। अगर उनका प्रॉफिट गिरता है तो उसकी वजह से वो वेज रेट यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर उनका प्रॉफिट बढ़ता है तो यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ेगा और वेज रेट भी बढ़ने की जो पॉइंट्स है वो भी बढ़ते हैं। अगर हम मान लें कि कैपिटलिस्ट उनका प्रॉफिट बढ़ाने की और कोशिश करता है, कब करेगा, तो जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तब वो मार्केट से लोन लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट अगर इसके इन्वर्स में अगर कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट में बढ़ोतरी करनी है तो ये इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तब वो अपना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे और इससे ही इन्वेस्टमेंट कम होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एजेंट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे एजेंट ऑफ डेवलपमेंट के
तीन यहाँ पे फैक्टर बताए हैं। ये एक है एग्रीकल्चर, सेकेंड एंटरप्रेन्योर, थर्ड इंडस्ट्री। एडम स्मिथ यहाँ पे ओपन मार्केट यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखते हैं और ये ओपन मार्केट में इंटरडिपेंड होते हैं ये तीनों भी फैक्टर, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री। एडम स्मिथ ने एग्रीकल्चर को सबसे अहम रोल निभाया है। एग्रीकल्चर से ही एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो रॉ और मटेरियल मिलेगा वो एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री उसको यूज़ करेगा, इम्पोर्टर रोल निभाती है। और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर इन दोनों फैक्टर जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री है, इससे रॉ मटेरियल लेके अपनी रिस्क लेके यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के साथ साथ जो मार्केट की एक्सपेंशन है वो बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री ये तीन जो एजेंट है वो डेवलपमेंट को हेल्पफुल करते हैं और इससे ही उस कंट्री की डेवलपमेंट होने में हेल्प होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की यहाँ पे बढ़ती हुई जाती है, मार्केट एक्सपेंशन होता है, उसके साथ लेबर की डिविजन्स भी बढ़ाए जाते हैं। डिवीज़न करके लोगों को स्पेशलाइजेशन किया जाएगा और जिससे प्रोडक्शन को हेल्प होती है। और एक ऐसी स्टेबल कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है जहाँ पे सब यहाँ पे प्रोसेस और भी बढ़ती हुई, जो प्रॉफिट है और भी बढ़ता हुआ, ऐसे कंडीशन में एक स्टेबल ऐसी कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे उसी के साथ साथ लोगों के वेज रेट भी बढ़ते हैं और वेज रेट बढ़ने के साथ साथ लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो यहाँ पे कैपिटल का भी जो सोर्सेस है उसे पूरी तरह से यूज़ किया जाता है और नेचर का रिसोर्सेस है उसे भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की यहाँ पे और भी ग्रोथनेस बढ़ती है, जिससे प्रोडक्शन लेवल और भी हाई लेवल पे जाके यहाँ पे पहुँच जाता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ये पॉइंट हमें ये कहता है कि यहाँ पे प्रॉफिट का लॉस होता है। ये लॉस होने की वजह होती है जो अनयूज जो पॉपुलेशन है और भी बढ़ते हैं, जो यहाँ पे ऐसी भी पॉपुलेशन बन जाती है जो उनको यहाँ पे ग्रोथनेस से कुछ लेन देन ही नहीं होता है। सिर्फ अनयूज ऐसे या ऐसे लोग यहाँ पे मिलते हैं जिससे जो उस कंट्री की जो ग्रोथनेस है उसे भी बर्बाद कर देते हैं। उसी के साथ ऐसे भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जिसका मीनिंगलेस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे वो लॉस हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है वो डिसऑनेस्ट होती है और ये जो पीपल है वो लोग ऐसे रॉन्ग प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे प्रॉफिट होता ही नहीं है और जिससे लोगों को लॉस होता है। और जो यहाँ पे जो प्रॉफिट होती है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लूज़ हो जाती है और उसी के साथ सबसे अहम जो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन है वो यहाँ पे स्टॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ये कैपिटल नहीं होने की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो इसी के साथ ये डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट। एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे कैपिटलिस्ट अपने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ही लगे हुए होते हैं और इससे क्या होता है कि वो अच्छे जो लेबर है उनको लेने के लिए उनकी वेज रेट बढ़ा देते हैं। उनकी वेज रेट बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे अनस्किल और सेमी स्किल के जो लोग होते हैं या लेबर होते हैं उन्हें भी हायर किया जाता है और इससे होता क्या है, लोगों के वेज रेट बढ़ने के साथ साथ लोगों को
यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी घटती हुई जाती है। एक अच्छी तरह की इनकम या वेज रेट मिलने के साथ साथ लोगों का डेडिकेशन होता है जॉब के साथ, वो कम होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी के साथ जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनते हैं वो प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल होने की कंडीशन में आ जाते हैं, और हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कैपिटलिस्ट अपने एक दूसरे के साथ कंपटीशन या अपनी प्रेस्टीज के लेके यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक हर कोई ग्रोथनेस बढ़ने के साथ साथ एक ऐसी भी लेवल आ जाती है जहाँ पे लोगों को लॉस होना भी या उनकी ग्रोथनेस को डिक्लाइन करने की एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज़ होता है, और ये इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है जिससे उसका रिप्रोडक्शन होना भी स्टॉप हो जाता है। तो ये सप्लाई ऑफ नेचर का यहाँ पे कम होता है। उसी के साथ लोगों को रॉ एंड मटेरियल मिलना ही अगर मुश्किल हो जाए नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, तो यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, लोगों का प्रॉफिट कम होता है, उसके साथ वेज रेट भी गिरता हुआ दिखाई देता है, और इसी के वजह से कैपिटल एक्यूमुलेशन का भी यहाँ पे स्टॉप होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट नो इंटरफेरेंस। ये पॉइंट हमें कहता है कि जो एडम स्मिथ ने यहाँ पे मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनी आप रेगुलेट या कंट्रोल करने को कहा है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं कहा है। गवर्नमेंट के कंट्रोल और रूल एंड रेगुलेशन होने की वजह से लोग अपनी जो लाइफ है या अपनी ट्रेड है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के नज़र को रख के ही करते हैं। तो ये जो फ्रीडम उनको चाहिए यहाँ पे मार्केट में, वो मार्केट पूरी तरह से यूज़ होने के लिए और वर्किंग ये सिर्फ फ्रीडम में ही मार्केट अच्छी तरह से यूज़ होगा। जो यहाँ पे अनसीन हैंड या इनविजिबल हैंड जो होता है वही मार्केट को कंट्रोल करेगा। जो नेचुरल लॉ है वही हैंडल करता है, और इसके साथ साथ ही मार्केट को चलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये स्टार्ट होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर से। हमें जब सरप्लस मिलता है तो इससे ही हमारी जब एग्रीकल्चर यहाँ पे ग्रोथनेस देती है या उससे हमारी अर्न अच्छी तरह से होती है, तो यहाँ से ही हमें जो सीक्वेंस है उस डेवलपमेंट का वो स्टार्ट होता है। तो इससे ये स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर सरप्लस। एग्रीकल्चर के सरप्लस मिलने के साथ साथ जब लोगों की अर्न होती है, यही हमारा स्टार्ट पॉइंट है, और इससे ही आगे बढ़ने के साथ साथ हमें परचेसिंग पावर हमें मिलती है। परचेसिंग पावर मिलने के साथ साथ हम डिमांड करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इंक्रीज होती है डिमांडिंग, हमारी डिमांड बढ़ने के साथ साथ हमें यहाँ पे इंक्रीज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे होने के साथ साथ यहाँ पे सर्विस सेक्टर है वो भी बढ़ता है। सर्विस सेक्टर यहाँ पे लोगों को गुड्स एंड सर्विस किस तरह से प्रोवाइड हो, इससे ही
सर्विस सेक्टर यहाँ पे ग्रोथ होने में हेल्प होती है, और ये ग्रोथ होने के साथ साथ हमें मिलता है कॉमर्स। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का सरप्लस होता है। इससे यहाँ पे अर्न होने के साथ साथ हमें, जब हमारे हैंड में जब मनी आती है, तो ये मनी से हम परचेसिंग पावर बनाते हैं, और हमारे पास परचेसिंग पावर जब बनती है तो हम डिमांड करने को स्टार्ट करते हैं, और डिमांड करने के साथ साथ जो इंक्रीज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ने में हेल्प होता है। ये बनने के बाद फिर सर्विस सेक्टर क्रिएट होते हैं, जिससे गुड्स एंड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, और ये प्रोवाइड होने के साथ साथ हमारी जो कॉमर्स सेक्टर है उसे भी ग्रोथनेस मिलता है। तो इस तरह से जो ये सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, ये डेवलपमेंट क्रिएट होती है। तो ये क्रिएट होने के साथ साथ ये अगर फेल होती है, ये फेल होने की वजह भी यहाँ पे उन्होंने बताया है। ये वजह होती है, उन्होंने ये जो रीज़न बताया है वो रीज़न है लैक ऑफ रिसोर्सेस। अगर नेचुरल रिसोर्सेस ही अगर कम होते हैं तो ये जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का वो थमने में हेल्प हो जाती है। उसके साथ हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता है, और ये कॉमर्स जो बनने के साथ साथ ये एग्रीकल्चर को और भी प्रोवाइड होता है। और लैक ऑफ रिसोर्सेज के बाद जो पॉइंट है डिक्रीजिंग प्रॉफिट। लोगों की प्रॉफिट ही अगर कम हो जाती है तो इससे ही लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन इन कैपिटलिस्ट। और लास्ट हमारा पॉइंट है कैपिटल एक्यूमुलेशन। अगर ये लैक होते हैं, इनसे ये पॉइंट हमें अगर कम मिलते हैं तो इससे ही ये सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट गड़बड़ा जाता है। तो इसी के साथ एडम स्मिथ का जो ये कॉन्सेप्ट है इस डायग्राम के साथ हमें और भी एक्सप्लेन होता है। जो यहाँ पे ग्रोथनेस है किस तरह से होती है ये हमें इस डायग्राम से हेल्प होती है। एक्स लेवल पे हमने टाइम लिया है और वाई लेवल पे हमने कैपिटल लिया है। और जो ये कर्व है, ये ग्रोथनेस का जो कर्व है के से स्टार्ट होता है और ये एस पॉइंट तक इसकी किस तरह से चेंजेस और उसके जो चेंज आएंगे, ये चेंज उसके यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीजिंग की तरह होंगे। तो यहाँ पे जो के साथ वो स्टार्ट होता है वो बढ़ता ही जाता है, जो उसकी ग्रोथनेस और भी बढ़ती है और एक ऐसी लेवल पे जाके वो रुकता है। जो यहाँ पे एस पॉइंट पे, ये पॉइंट उसे कहता है कि उसकी जो एक कंडीशन है मार्केट के अंदर या उस कंट्री की डेवलपमेंट जो पोजीशन है ये कैप्चर की गई होती है। उसको जितना भी यहाँ पे रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ किया जाए, जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है उस किस तरह से होती है, और जो इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के साथ साथ यहाँ पे एक ऐसी लेवल बन जाती है जब यहाँ पे सभी पॉइंट यहाँ पे एस पे जाके यहाँ पे स्टेबल होती है। ये मैक्सिमम यहाँ पे ये ग्रोथनेस है। उसके बाद ये डिक्लाइन करना एस के पॉइंट के साथ यहाँ पे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो होता है, स्टार्ट होने के बाद मिडल कंडीशन में वो अच्छी तरह से यहाँ पे रनिंग कंडीशन स्टार्ट होती है, बट हर तरह की एक पोजीशन आती है। ये पोजीशन ग्रोथनेस के साथ साथ जो उसकी जो मिलने की कोशिश है वो यहाँ पे डिक्लाइन करती है, जो डिक्रीजिंग एस पॉइंट के साथ यहाँ पे डिक्लाइन होती है। तो इसी के साथ यहाँ पे क्रिटिस भी इस कंडीशन में किया गया है।
भले ही यहाँ पे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, बट एडम स्मिथ ने ऐसी कोई भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की है या कोई भी यहाँ पे सजेशन नहीं दिया है, बट उन्होंने अपनी इस जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन में यहाँ पे अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस और अपनी सोच को, अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे उन्होंने अपने बुक के द्वारा यहाँ पे दी गई है। और इससे ही इस बुक को जितने भी यहाँ पे उनके जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ करके उसको इम्प्लीकेशन करके जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स इनके बाद यहाँ पे आते हैं, उन क्लासिकल इकोनॉमिक्स में यहाँ पे रिकार्डो, मिल्स, माल्थस, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है इन्होंने ही यहाँ पे अपनी डेडिकेशन और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स देते हैं इससे ही यहाँ पे जो डिफरेंस है अदर इकोनॉमिक्स और एडम स्मिथ में, ये हमें इस वेल्थ ऑफ नेशन से ही मिलता है। बट इसी जिस तरह से कोई भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह होने के बाद भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसी तरह से एडम स्मिथ के इस कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो इसमें उन्होंने कहा है इग्नोर किया गया है रोल ऑफ मिडिल क्लास। एडम स्मिथ यहाँ पे सिर्फ जो लेबर है और जो कैपिटलिस्ट है उनके बारे में सोचते हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्कस मिडिल क्लास के बारे में नहीं किया है। तो इग्नोर किया गया है रोल ऑफ मिडिल क्लास। सेकंड है वन साइड थिंकिंग है अबाउट सेविंग के बारे में। यहाँ पे जो सेविंग करने की जो कैपेसिटी है वो लेबर के पास नहीं है, सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के ही द्वारा यहाँ पे सेविंग की जाएगी, जो यहाँ पे रॉन्ग है। जो अजूम किया है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो लेबर है या कोई भी इंसान अपने जो इनकम का कोई भी पार्ट यहाँ पे सेविंग में यूज़ करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर किया गया है एंटरप्रेन्योर को। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर किस तरह से मार्केट को एक नई जो वे देता है, इसको यहाँ पे एडम स्मिथ ने यहाँ पे अजूम नहीं किया है, ना ही इसके बारे में कोई भी डिस्कस किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट पॉसिबल फुल कंपटीशन। एडम स्मिथ ने अपनी जो एक कॉन्सेप्ट है इसमें उन्होंने कहा है कि फुल कंपटीशन होता है, बट रियलिस्टिक में यहाँ पे फुल कंपटीशन नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसे पूरी तरह से जिस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, और ना ही कभी कभी जो प्रोड्यूसर है उसे जो कंज्यूमर को क्या चाहिए इसके बारे में भी फुल नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है या अजूम किया है फुल कंपटीशन है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ये नॉट पॉसिबल होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट पॉसिबल स्टेशनरी स्टेट। यहाँ पे एडम स्मिथ ने स्टेशनरी स्टेट एक ऐसी लेवल पे आके रुकती है, जो ये हमारा जो एस पॉइंट है वो स्टेशनरी स्टेट ये पॉइंट कहलाता है, जहाँ उसके बाद जो डिक्लेन करने जो ग्रोथनेस है वो डिक्लेन करना स्टार्ट कर देती है। बट हम रियलिस्टिक में देखें तो जो चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में अप एंड डाउन, इससे ही यहाँ पे इकोनॉमी और भी अच्छी तरह से बन पाती है, बट अभी तक कभी भी ये स्टेशनरी स्टेट की लेवल तक नहीं गई है कोई भी कंट्री। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस।
अगर गवर्नमेंट यहाँ पे जो नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहाँ पे एडम स्मिथ ने अज्यूम किया है, बट आज के डेट पे अगर गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा तो यहाँ पे जो कंट्रोल है ये कंट्रोल छूट जाए और रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे कोई भी किसी तरह से यूज़ नहीं करेगा और लोगों को यहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ही अहम रोल बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टू मच इम्पोर्टेंस टू द लेबर फैक्टर। टू मच इम्पोर्टेंस लेबर फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर के बहुत से ही यहाँ पे फैक्टर मिल जाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट दिया गया है लेबर फैक्टर को ही। उसके अलावा भी कोई है, टेक्नोलॉजी है, इंटरप्रेन्योर है, लैंड है, लेबर है। लेबर को तो दिया ही है, उसके साथ जो कैपिटल है इसको सेकेंड पॉइंट देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो यहाँ पे लेबर को ही सब समझा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट। कौन सी भी कंट्री में या कौन सी भी इकोनॉमी में यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं होगी, जो नॉट रियलिस्टिक लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जो अज्यूम किया गया है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नॉट पॉसिबल। नो ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कभी भी नहीं आता है और ये ज़ीरो होता है। या ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशंस ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं होता। या अगर कोई गुड्स एंड सर्विस अगर डिलीवर करना है या एक जगह से दूसरी जगह उसका प्लेस अगर चेंज करना है, तो जो प्रोडक्शन हाउस से कंज्यूमर के हाउस तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है वो और भी ज़्यादा होता है। उसकी जो अगर वो हेवी होता है या बहुत ही प्रेशियस अगर होता है तो उसकी पैकिंग और उसकी इंडिविजुअल ऐसी प्रोसेस डिलीवरी की होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। जो यहाँ पे अनरियलिस्टिक ऐसे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो क्रिटिस किए गए हैं। एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के होते हुए भी उनके इस थ्योरी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।